मैं हास्य रस के हिमालय कवि श्री प्रदीप चौबे को आपके बीच बुलाता हूँ। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। हम पतले कवियों ने कविता पढ़ी, अब इस मोटे की बारी है। जोरदार तालियां बजाइए। श्री प्रदीप चौबे, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। से खोलना पड़ता है। मेरे घर में जो चोर घुस आया था वो मुझसे पहले माइक पे खड़ा था। गणपति जी, ये एक गणपति भी बता दिए। अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। ये हाथ के हाथ जवाब देना पड़ता है। अब फोटो आप सामने से लीजिए साहब। इधर के हिस्से का क्या करेंगे? चाहो तो पीछे आ जाओ, वो इलाका भी काफी हरा भरा है। वाह भाई, बजाओ ताली जरा जोरदार। पर आप सुन लें मुझे थोड़ा सा। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। कोहरा बहुत था जब मैं आगरा से चला, बड़ी मुश्किलों से आया। और यहाँ पर अगर चमन लाल बैठे हों तो हाथ उठा करके बताएं कि वो हैं यहाँ पे। वो बेचारे एक भले आदमी थे, आम आदमी। मैं उधर कीचड़ में फंस गया था और वो मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, वरना मैं कीचड़ में ही था। तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूँ। अगर वो यहाँ पर हैं तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मित्र ने बहुत सारी बातें कही हैं। हास्य से कभी को कोई भी बहुत सीरियसली लेता नहीं है साहब, हंसी मजाक की बात समझते हैं। मैं बैंक में था साहब और एडमिनिस्ट्रेशन में था, डिसिप्लिन का आदमी था और अच्छी तरह से लोगों पे पकड़ रखता था। और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एडीएम साहब ऐसा था कि मेरे बारे में मशहूर था कि प्रदीप चौबे अपने ऑफिस में शेर हैं। तो शशिकांत ने एक दिन मुझसे पूछा कि दादा आपकी इमेज तो शेर की है, शेर जैसा आपका रुतबा है, लेकिन घर में क्या पोजीशन है? तो मैंने कहा यार मैं घर में भी शेर ही हूं, लेकिन दुर्गा जी घर में विराजमान रहती हैं। तो जितने बाहर शेर हैं वो अपने घर में ढेर हैं। तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा मत सोचिए। मैं हाथ रसा कवि हूँ, हंसाना जानता हूँ। ना तो मैं बड़ा कवि हूँ, ना तो मैं बढ़िया कवि हूँ। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा कि जितनी देर भी मैं आपसे अपनी बातें कहूँ उन पर गौर कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आइए साहब, बहुत बढ़िया काम है। एक ब्राह्मण को उखाड़ने की स्कीम है। जल्दी से चाय हटा दीजिए, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। दूसरों को या तो मुझे भी पिलाओ या दूसरों के सामने से भी हटाओ। देखिए आप लोग हंसिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ठीक से काम करके बताऊंगा। मंच पर 3 तरह के कवि हैं, जानदार, शानदार और ईमानदार। ईमानदार का मतलब, ईमानदार वो कवि है जो श्रोताओं को जल्दी छोड़ देता है, लंबी लंबी नहीं सुनाता। किसी ज़माने में बहुत लंबी कविताएं पढ़ता था, आजकल मैं लंबी कविताएं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि लंबी कविता पढ़ने से एक्सीडेंट हो सकता है। एक कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी। हाँ, नहीं थोड़ा देर से आया। अब कवि सम्मेलन 2-2, 3-3 दौर के नहीं होते साहब, अब तो छोटे छोटे होते हैं। आओ अपना हुनर दिखाओ और जाओ। तो मैं तो कभी लंबी कविता पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। एक कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी तो सामने बैठा कि वीआईपी चल बसा। कविता इतनी लंबी थी कि वहां पे लंबा ही हो गया। लंबा ईमान। तो उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होने वाली है, मैं देने वाला हूं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि जज साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो लंबी कविता नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे फिर एक जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूं, मैं जितना भी आपको सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, उस पर आप ध्यान दीजिए। कान तो आप सबको दे रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समझदार लोग सामने बैठे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है।
मैं आपको इशारों से कविताएं सुनाऊंगा। साली ने जीजा से कहा, आहा, इसमें क्या हंसने की बात है? कुछ लोग ही करने के लिए पैदा होते हैं। ही और बात तो समझो, बात समझो। मैं आपको एक वादा और करता हूं साहब कि हल्की बात नहीं करूंगा, हल्की फुल्की कर सकता हूं। हल्की बात नहीं होगी भाई, इशारे से बात होगी, थोड़ी शार्पनेस के साथ में बात होगी। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया प्रदीप जी, वाह। आप समझ गए मैं कैसा कवि हूं? नहीं, उठा उठा यार, उठा यार। बात समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। जिस कवि की बात समझ में आती है वो तो कवि माना जाता है, और जिसकी नहीं आती वो महाकवि माना जाता है। तो आपके सामने महाकवि खड़ा है, सीटी मत बजाओ, मैं माधुरी दीक्षित नहीं हूं। अच्छा, और सीटी बजाओ और क्या पता कहां से बजा, कुछ कह नहीं सकते साहब। महोदय, मित्रों, महानुभावों, आइए, इशारे आपके सामने थोड़ी देर बीच में रखूंगा, फिर अगर आप चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो आपकी कृपा ही होगी। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। एक और इशारा देखिए, दो चार इशारे छोटे छोटे, कि एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी, 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। बाईं दाईं को देख रही थी, कहीं दाईं भी बाईं को देख रही होती तो सुंदरता मुकम्मल हो जाती। मुकम्मल। और थोड़ी बारीक, आप लोग समझदार लोग हैं, मैं वहां तक आपको ले आऊंगा जहां तक मैं चाहता हूं। एक इशारा और बारीक है, आप ज्यादा मजा लेंगे। एक किताब में पढ़ा मैंने, सुने सब लोग, एक किताब में पढ़ा मैंने कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है, या फिर पत्नी नहीं है। और बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? असली बात तो यह है कि पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। तो ये दृश्य देखने को मिलते हैं। अगर आप देखना पसंद करें, अगर आप जागरूक रहें तो दृश्य मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसिन बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। ये जिंदगी के दृश्य हैं साहब, मैंने देखे। मैं आपसे क्या कहूं, कविताएं मैं क्या लिखूंगा? कविताएं लिखने के लिए बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मैं तो कविताओं को देखता हूं, सड़क पे निकल जाता हूं, जो दिखता है तो मन दिखता है। क्या करें, इस जमाने में कहने वाला कहता है, सुनने वाला नहीं समझ पाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वागत भाई। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा, मास्टर 16वीं शताब्दी का था और बच्चा 21वीं शताब्दी का था, जनरेशन गैप था। मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा तेरे पिताजी क्या करते हैं? बेटे का नाम बिल्लू था। बिल्लू? बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला, मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। आप गौर कीजिए, बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। मैं मास्टर नहीं समझा, बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला, मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर बोला, सुन लिया यार, ये बता पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला, अभी आपको बताया ना मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। तो मास्टर का क्रोध बढ़ गया,
एक झापड़ दिया, अबे ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला कि मास्टर साहब, जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसके पास में रचनात्मक कार्य के लिए समय कहाँ बचता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं हल्की बात नहीं हल्की फुल्की कर सकता हूँ। रचनात्मक। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कोई जानता नहीं साहब। एजुकेशन, अरबों रुपये एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, पर एजुकेशन वहीं घिसट रही है। मास्टर वही 16वीं शताब्दी वाला बीड़ी खींचू, बीड़ी खींचू, और लड़का 21वीं शताब्दी वाला कंप्यूटर वाला। तो झगड़ा बना रहता है। बच्चे किसी ज़माने में भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं, क्योंकि उनका भोलापन तो कंप्यूटर ने छीन लिया। अब बेचारे वो शॉर्टकट वाले हो गए, जल्दी निकल जाना चाहते हैं। मास्टर की लंबी लंबी बात सुनना उनको गवारा नहीं है, अपने IQ से सही जवाब देते हैं, पर मास्टर पीछा नहीं छोड़ता। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। सवाल देखिए आप, कितना क्योंकि लालू पॉपुलर। तो मास्टर ने पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला, अब लालू दूध देगा। ले ले जवाब गलत हो तो बताइए साहब, सवाल ही गलत था। आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा बोल दिया अब लालू दूध देगा। और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया, वरना आप तो जानते हैं कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। वो कुछ भी दिलवा देता, आप क्या कर लेते? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बच्चों को मत छेड़ो, बच्चा बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा। एक और, मैं घर के बाहर से निकल रहा था, सामने से एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था। तो मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल, घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। पोल खोल दी उसने। मैं कहा ठीक ही कह रहा है भाई, बच्चों को मत छेड़िए, बच्चों को मन भोला होता है, उन्हें झूठ बोलना नहीं आता, हम इन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं, उसका ज्ञान नहीं बढ़ने देना चाहते। मैं आज के और पुराने मास्टरों से खफा रहता हूँ। मास्टर ज्ञान देना चाहता है, बच्चों को ज़िंदगी देना चाहिए, बच्चों से ज्ञान देने की कोशिश करो। मगर मास्टर वही रहे पुराना सिलेबस। रे एक और मास्टर ने पूछा, खालिस्तान भरो, फिल अप द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरो। अरे भरो कहाँ? खालिस्तान हिंदुस्तान में है कहाँ? वो तो बच्चों से भरा हुआ। फिर भी बच्चे से कह रहे हैं खालिस्तान भरो, बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। अब सभी जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर बिल्लू नहीं जानता था, नए जमाने का था। उसने अपने IQ से जवाब दिया। मास्टर ने कहा 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली भरो। तो बिल्लू बोला कि 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। टेढ़ी मेढ़ी। अब उसको हज वज मालूम ही नहीं थी, मैं जवाब तो देना। 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने झापड़ दिया, अबे टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को चली? तो बिल्लू बोला क्या बोलते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी? और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया, वरना हज तो आपको ही जाना पड़ता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने आसपास देखिए, बच्चों से बात करने की कला सीखिए। और बच्चों से बात करने की कला आपको तभी आ सकती है जब आप खुद बच्चे जैसे हो जाएं, लेकिन आदमी होता नहीं। एक और मास्टर ने अंतिम बात बच्चों की बात नहीं कराई। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा, बता बेटा माँ और बाप में क्या फ़र्क होता है? इस बहुत सड़े सवाल का जो जवाब बच्चे ने दिया, उस पर आप तालियां आप रोक नहीं सकते हैं। मास्टर ने पूछा, बता बेटा माँ और बाप में क्या फ़र्क होता है? बच्चा बोला, सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है माँ, और बाप कहने से बंद हो जाता है। आप बोल के देखिए माँ बाप। अब बच्चे के मनोविज्ञान पर ध्यान दीजिए। बच्चा कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। तालियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तालियों का पक्षधर नहीं हूँ साहब, इन लोगों की आदत पड़ गई संचालकों की, ताली बजा। अरे भाई कविता तो सुनाने दे। मैंने एक बार शशिकांत से, मैं तालियों के लिए कभी नहीं कहता, आपको कविता पसंद आए ताली बजाओ, नहीं आए तो कवि को बजाओ।
दोनों में आपको एक जैसे ही बजा है। मैं शशिकांत तो मानता नहीं, ताली बजाओ। एक बार मैंने पूछा इससे कि ताली क्यों बजवाता है इतनी? बोला दादा तालियों से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती हैं। वाह, देखिए आई कि नहीं आई, बस यही कॉन्फिडेंस है। ये तो 1% है। बड़ा प्रसिद्ध कवि सम्मेलन अभी 1 महीने पहले मैं बरेली में था। बरेली में साहब 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। आज तो मेरा नंबर जल्दी लगा दिया इसने, वरना मेरा तो बाद में ही आता, सीनियर हो गया हूँ। तो 60,000 पब्लिक में और 60 कवि के मंचों पे 8 बजे वो प्रोग्राम शुरू हुआ। जब मेरा नंबर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, मगर मैं तो पैदाइशी कॉन्फिडेंस वाला हूँ। मैं नहीं घबराया साहब। एकमात्र उस श्रोता के सहारे मैंने अपनी महफिल जमा ली। मैंने कहा आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। मैं तो खामखा गलतफहमी में था कि मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। वो साला मेरा भी बाप था, ओवर कॉन्फिडेंस था।